वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे आम से दिखने वाले लड़के की जिसने अपने आप को सीरियल किलर के रूप में बदल दिया, जो बहुत ही ज़्यादा आम दिखता था, जो लोगों को बहुत पसंद था। लेकिन अचानक से उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने यूएसए पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी और इस लड़के की ज़िंदगी बदल दी। जो था तो सबकी नज़र के सामने, फिर भी उस पर कोई शक नहीं कर पाता था। जिसने अपना हाई स्कूल ही बीच में छोड़ दिया, यानी हाई स्कूल भी जिसने ड्रॉप कर दिया, मारने के लिए करता था आधुनिक रसायनों का इस्तेमाल, जैसे रेड पॉइज़न, आर्सेनिक, काइनाइड और ऑक्सीजन टैंक का बंद कर देना। ऐसी बहुत सारे वो तरीक़ों का इस्तेमाल करके पेशेंट्स को मारता था। जो पेशे से डॉक्टर नहीं था, जिसने कभी भी डॉक्टर की फील्ड में कोई डिप्लोमा नहीं किया, लेकिन वार्ड बॉय बनते के साथ ही उसने हज़ारों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दी। वो अपने आप को एंजल ऑफ डेथ मानता था। वो ये कहता था कि मैं फ़ैसला करूँगा कौन जिएगा कौन मरेगा। जैसे ही कोई पेशेंट थोड़ा सा भी दर्द में होता, वो उसको मार कर उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देता और कहता मैंने इसको दर्द से आज़ाद कर दिया है। एंजल ऑफ डेथ यूएसए की हिस्ट्री में बहुत बड़ा सीरियल किलर माना जाता है। वेलकम बैक गाइस। स्टोरी किंग प्रेजेंट्स एंजल ऑफ डेथ यानी मौत का फरिश्ता। ये कहानी शुरू होती है सन 1950 में। डोनाल्ड हार्वे जन्म के तुरंत बाद ही वह अपने माता पिता के साथ केंटकी के पास एक छोटा सा शहर पुनेवेल में चला गया। वहाँ एक खुशहाल और प्यार करने वाले परिवार में पला बढ़ा। उसकी माँ बताती है उसका बेटा हमेशा से एक अच्छा लड़का था। जब उसका स्कूल में एडमिशन हुआ तो स्कूल वाले भी उसकी खूब तारीफ़ करते थे, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराता रहता था और बहुत साफ़ कपड़े पहनते थे। सामान्य तक कोई भी लोग उस पर शक नहीं करता था, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग बोलने लगे वो आम बच्चों से अलग है। यही उसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है और यहीं से वो आम बच्चों से पूरी तरीके से अलग हो जाता है। बाद में कुछ बच्चे उसको अकेला और एक ही शिक्षक का पालतू जानवर कहने लगते हैं। वो पहले स्कूल के सामाजिक कार्यों में बहुत हाथ बटाता था, लेकिन अब वो स्कूल के सामाजिक कार्यों में शामिल रहना छोड़ दिया। अब वो ज़्यादातर एक ही किताब पढ़ता था। वो एक ही किताब में दफन चेहरा हो गया था। वो बस अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता था, लेकिन वो अभी अपने दोस्तों के लिए कुछ हद तक ठीक था। अचानक से उसने अपने दोस्तों से मिलना जुलना और बात करना सब छोड़ दिया। स्कूल के बाहरी काम में थोड़ा सा भी हाथ नहीं बटाता था, तो टीचर भी उसको बोलना छोड़ दिए। वो इतना बुरा हो गया था कि उसने अपना हाई स्कूल ड्रॉप कर दिया। उसके पास अब ना कोई दिशा था, ना कोई गोल था, ना कोई होप था। लेकिन वो बहुत तेज़ लड़का था। हाई स्कूल छोड़ने की वजह से वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगा, तो उसने सिनसिनाटी जाने का फ़ैसला किया। सिनसिनाटी जाने के बाद वहाँ एक कार की फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम करने लगता है। वह अपने अच्छे काम की तलाश में लेकिन लगा रहता है ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। उसका काम करते देख वहाँ के लोगों ने उसे एक छोटा सा घर दे दिया। वहाँ वो थोड़ा दिन खुशहाल जीवन जीने लगा, लेकिन अचानक से उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आता है और वहाँ की फैक्ट्री का काम ख़त्म हो जाता है। तो फैक्ट्री वाले उसे काम से निकाल देते हैं। काम से निकाल देने के बाद वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगता है। ना ही उसके पास घर है, ना ही उसके पास पैसे हैं। वो फिर से अपनी ज़िंदगी में डिप्रेस्ड हो जाता है। एक दिन वो बैठा होता है, अचानक से उसको एक कॉल आता है। वो कॉल उसकी माँ का होता है। उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तुम्हें उनके साथ केंटकी जाना और हॉस्पिटल में उनका ख्याल रखना है। अब ना ही उनके पास पैसे हैं, ना ही उसके पास कोई जॉब है। इसके बावजूद भी वो जाने के लिए वहाँ तैयार हो जाता है। वो जैसे तैसे करके मुश्किलों का सामना करते हुए केंटकी पहुँच जाता है। रास्ते में उसको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो बताते हैं कि उसने उसी कठिनाई में अपने वास्तविक जीवन की एक झलक देखी। जब वो अस्पताल पहुंचता है तो वहाँ अपने दादाजी का बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वहाँ के लोग वहाँ उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसने अपने दादाजी का ख्याल इतने अच्छे से रखा। हॉस्पिटल का मालिक, जिसका नाम नैनो था, उससे वो अच्छा संबंध स्थापित कर लेता है। उसका संबंध स्थापित करने के बाद नैनो ने सोचता है कि क्यों ना हम इसे वार्ड बॉय की जॉब दे दें। उसने वार्ड बॉय की जॉब देने का उसे ऑफ़र किया। ऑफ़र सुनते ही डोनाल्ड ने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया। डोनाल्ड फैक्ट्री में एज अ वर्कर दोबारा काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसकी ज़िंदगी वहाँ बहुत कठिनाइयों से भर गई थी। साथ ही उसे पैसे की ज़रूरत थी और काम की ज़रूरत थी। तो उसने अगले दिन ही अपना काम शुरू कर दिया। उसने अपने दादाजी के साथ बहुत लंबा समय बिताया, तो उसने सारा काम लगभग देख ही चुका था और साथ ही वो अपने सारे काम में बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो गया। उसने एक झटके में सीख लिया। वो लड़का जिसने अभी अपना हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था, ना ही मेडिकल के फील्ड में कोई डिप्लोमा किया, वो सारे काम एक झटके में सीख लिया। ये देख वहाँ के लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। साथ ही वो अपने काम में बहुत माहिर हो गया था, तो लोग उसकी और तारीफ़ करने लगे। नैनो ने उसकी सैलरी भी बहुत हद तक बढ़ा दी थी। लोग खूब तारीफ़ करते। मरीजों में वो अच्छा घुल मिल गया। हॉस्पिटल में लोगों के साथ अच्छा संबंध स्थापित कर लिया। एक दिन वो उस रूम में गया जहाँ उसके दादाजी एडमिट थे। वहाँ जाने के बाद उसने देखा एक बूढ़ा आदमी दर्द में बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। उसने उसका हाल चाल पूछा, उसका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ और वो बूढ़ा आदमी मर गया अपने आप ही। जब वो बाहर आए तो देखे बहुत सारे लोग अपने दर्द में चिल्ला रहे हैं। बहुत सारे लोग कठिनाइयों में, उनमें से कुछ ठीक हो जाते, कुछ कभी ठीक नहीं हो पाते।
एज अ फैक्ट्री वर्कर से लेके एज अ वार्ड बॉय उसकी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। वो फिर से डिप्रेस्ड रहने लगा। उसने अपनी ज़िंदगी में सोचा फिर से कोई मकसद नहीं है। वो वहीं बैठकर सोच रहा था, अचानक से उसके दिमाग में बस एक ख़्याल आता है, क्यों ना मैं लोगों को उससे दर्द से निकलने में सहायक बनूं, क्यों ना मैं उनकी ज़िंदगी ख़त्म करके उसको दर्द से हमेशा से आज़ाद कर दूं, क्यों ना मैं मौत का फ़रिश्ता बन जाऊं जो ये फ़ैसला करेगा कौन जिएगा कौन मरेगा। बस उसके दिमाग में आना ही था ही उस दिन से वो एंजल ऑफ डेथ बन गया। उसने अपना पहला शिकार एक बूढ़े मर्द को बनाया। उसने सोचा क्यों ना मैं इसको हमेशा के लिए इसके दर्द से आज़ाद कर दूँ। वो रात में चिल्ला रहा था दर्द में। वो अचानक से उसके कमरे में जाता है और तकिए से दबाकर उसका मर्डर कर देता है। किसी को उस पर शक तक नहीं होता क्योंकि उसने हॉस्पिटल में अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी बना रखी थी। उसने अपना अगला शिकार 3 हफ्ते बाद एक बूढ़ी औरत को बनाया। वो बेचारी भी दर्द में बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। वो हमेशा बहुत दर्द में रहती थी। वो वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन के साथ जिंदा थी। एक रात वो उसके कमरे में जाता है और देखता है वेंटिलेटर के पास कोई नहीं। वो वेंटिलेटर से ऑक्सीजन का कनेक्शन ख़त्म कर देता है। वो बेचारी औरत उसी दिन मर जाती है। उसने अगला शिकार एक ऐसे आदमी को बनाया जिसके चक्कर में वो फंस सकता था। जब वो उसको मारने के लिए उसके कैमरे में एंट्री करता है तो उस आदमी को शक हो जाता है कि ये आदमी मुझे मारने वाला है। दोनों में फ़ाइट होती है। फ़ाइट होने के बाद मरीज मेटल पेन से हार्वे के ऊपर वार करता है जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। साथ ही वो मरीज भी बेहोश हो जाता है। जब हार्वे को होश आता है तो वो अपना रिवेंज लेने के लिए खड़ा होता है और बाहर से एक गंदी जैकेट लेकर आता है और वो उसके ऊपर डाल देता है। गंदी जैकेट को वो उसके काथेटर ट्यूब के ऊपर डालता है जिससे काथेटर ट्यूब पंचर हो जाता है। पंचर होने के साथ ही फ़ौरन उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है और वो आदमी भी उसी वक्त मर जाता है। अब डोनाल्ड हार्वे की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। वो अपने आप को एक सीरियल किलर मानने लगा था। साथ ही वो शराब भी पीने लगा था। एक दिन शराब पीकर वो गलत घर में घुस जाता है और वहाँ बहुत तोड़फोड़ मचा देता है। वो औरत पुलिस को बुला लेती है। पुलिस जैसे ही आती है डोनाल्ड हार्वे शराब के नशे में अलफल बकने लगता है और साथ ही अपने मर्डर के बारे में कहानी बताने लगता है। पुलिस को उस पर शक होता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करवाता है, लेकिन वहाँ कोई सबूत ना मिलने की वजह से उसे एक मामूली सा फ़ाइन लेकर उसे छोड़ दिया जाता है। साथ ही उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरीके से बदल चुकी थी। हॉस्पिटल वाले को जब इसके शराब के नशे के बारे में मालूम चलता है वो उसे निकाल देता है। उसी समय अमेरिका में यूएसए में एयरफोर्स की भर्ती हो रही थी। इसने एयरफोर्स के लिए साइन किया और एयरफोर्स में एडमिशन ले लिया। साथ ही वो वहाँ रहने लगा। 12 महीने के अंदर ही इसे एयरफोर्स से भी निकाल दिया गया क्योंकि इसके केस के बारे में सीनियर ऑफिसर को पता चल गया कि इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ रिपोर्ट ना मिलने की वजह से, यानी कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। अगर एविडेंस मिल जाता तो उसे जेल हो जाती। इसी बेसिस पे एयरफोर्स से उसको निकाल दिया गया है। उसी साल उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसके पास ना कोई जॉब होता है, ना ही पैसे होते हैं, ना ही रहने के लिए घर होता है। वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड रहने लगता है। अचानक से उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसको खुद को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है और साथ ही उसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी दिया जाता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। 12 महीने उसका ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट चलने के बाद वो ठीक हो जाता है काफ़ी हद तक। जब वो ठीक हो जाता है तो वो अपने काम की तलाश में लग जाता है और काम की तलाश में लगने के बाद ही उसे एक हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है। कुछ दिन के बाद दूसरे हॉस्पिटल में भी उसे पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है। वो दोनों हॉस्पिटल में काम करने लगता है, लेकिन वहाँ उसे मर्डर करने का मौका नहीं मिल पाता। इसीलिए वहाँ से उसने काम छोड़ दिया और वापस से केंटकी जाने का फ़ैसला करता है। वहाँ जाने के बाद उसे एक और हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है। जॉब मिलते के साथ ही उसने बहुत मेहनत से काम करना शुरू कर दिया और अपनी रेपुटेशन को बढ़ाना भी शुरू कर दिया ताकि वो बाद में मर्डर करे तो कोई उस पर शक ना करे। उसने इतनी मेहनत से काम की कि वहाँ के लोगों ने इसकी मेहनत देखकर उसे पार्ट टाइम से फुल टाइम जॉब दे दी, वो भी नाइट शिफ्ट में, जहाँ उसने लगातार 10 साल तक फिर से दोबारा से मर्डर करना चालू कर दिया। और वो हर रोज़ एक ना एक मर्डर करता जाता और किसी को उस पर शक नहीं होता। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मर्डर किए और ये मर्डर तब तक चलता रहा जब तक हॉस्पिटल में किसी ने उस पर शक नहीं किया। जब हॉस्पिटल में एक दिन वो मर्डर करने जा रहा था तो गार्ड को उस पर शक हो गया, तो वो हॉस्पिटल छोड़ के जाने लगा। जब हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा था तो उसकी बैग की तलाशी ली गई जिसमें से बहुत सारे रासायनिक हथियार मिले। साथ ही ऐसी किताबें मिली जिसके अंदर पॉइज़न के बारे में बताया जाता है और एक सीरियल किलर चार्ल्स सोराज की बायोग्राफी की किताब भी उसके पास मिली। ये देखकर हॉस्पिटल वालों ने उसे तुरंत जॉब से निकाल दिया और हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी ना ख़राब हो, इसलिए उसने हॉस्पिटल से सारे सबूत मिटा दिए हार्वे के। ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे हार्वे ने कभी उस हॉस्पिटल में काम किया हो। जॉब से निकालने के कुछ दिन बाद उसे दूसरे हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता है। वहाँ वो अपने पहले ही मर्डर में पकड़ा जाता है क्योंकि उसने जॉन नाम के आदमी का मर्डर कर देता है। उसका मर्डर करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जॉन 6 महीने से कोमा में था। वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। जैसे ही वो रिकवर होना शुरू कर दिया हार्वे ने उसकी मर्डर कर दिया। हार्वे ने मर्डर करने का इस पर तरीका थोड़ा सा अलग निकाला क्योंकि उसने फैंट सेंट को काइनाइड में मिलाकर जॉन को इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के फ़ौरन बाद ही उसकी मौत हो गई। और जब जॉन के रूम की तलाशी ली गई तो उस रूम में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। ये स्मेल फैंट सेंट ऑफ एलिमेंट और काइनाइड का मिक्सचर था।
जब पुलिस आई और पुलिस ने सबसे पहले उसके घर वालों से इन्वेस्टिगेशन किया, उसके रिश्तेदारों से किया, सबसे किया, लेकिन कहीं कुछ ना पाया, तो हॉस्पिटल के स्टाफ से करने की सोची। जैसे ही हॉस्पिटल के स्टाफ से करने की सोची, सबका पहला शक हार्वे पे गया, क्योंकि हार्वे उस हॉस्पिटल में बिल्कुल नया था और उस मरीज का देखभाल हार्वे ही कर रहा था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और हार्वे की घर की तलाशी ली तो वहाँ उसको वह किताब मिली जिसमें उसने अपने सारे मर्डर के बारे में लिखा था और जॉन की मर्डर की कहानी। इस बात का सत्यापन था कि ये सारे मर्डर उसने ही किए। और जैसे ही पुलिस उसको पकड़ती है वो माफ़ी मांगने लगता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसको नहीं पकड़ती और उसको पकड़ लेती है। साथ ही जब वो उसे जेल में ले जाया जाता है तो उससे कोई आदमी पूछता है कि तुमने इतने सारे मर्डर क्यों किए, तो उसने कहा कि मैंने अपने आप को भगवान माना है और मैंने ये सारे मर्डर इसलिए किए ताकि मैं लोगों को दर्द से निजात दिला सकूं, क्योंकि मैं मौत का फरिश्ता भी हूँ। आई एम दी एंजल ऑफ डेथ। ये थी कहानी एंजल ऑफ डेथ की। एंजल ऑफ डेथ की डेट यानी डोनाल्ड हार्वे की डेट मार्च 2017 में होती है। ये थी कहानी डोनाल्ड हार्वे की, जिसने कई मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया एक पागलपन के चक्कर में।